करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने JIV 2023 के टारगेट JIV 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IEFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज सेशन। हमारा इन्फ्लेशन, तो दोस्तों हम लोग दोनों को डिस्कशन करेंगे। मनी सप्लाई को पहला सेगमेंट में दोस्तों हम लोग मनी सप्लाई डिस्कस करेंगे, और दोस्तों दूसरा पार्ट जो इस वीडियो को लाएंगे उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने मनी सप्लाई वाले टॉपिक से। एक एक बातों को ध्यान से समझिए तो आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मनी के बारे में का डेफिनेशन क्या दिया गया है आपके बुक में वो समझिए। दोस्तों देखिए, मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग 4 फंक्शन। 4 फंक्शन ध्यान से सुनिए। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, चौथा है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। दोस्तों मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप मनी के द्वारा कुछ भी चाहे तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं दोस्तों। यही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि एनीथिंग यू वांट टू एक्सचेंज टू समथिंग इट इज़ हैविंग वैल्यू, ठीक है। तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके पास यदि मनी है तो दोस्तों आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यू कैन एक्सचेंज, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं मनी के बिहाफ में, ठीक है। आपको मान लीजिए कि एक ओल्ड बुक है और दोस्तों उसके बिहाफ में एक नया बुक खरीदना है, ठीक है। तो आप ओल्ड बुक रिटर्न कर दीजिए, पैसा ले लीजिए और फिर उस पैसे से आप नया बुक खरीद लीजिए। तो एक तरह का मीडियम है एक्सचेंज करने का। तो हमने एक्सचेंज क्या किया, ओल्ड बुक को एक्सचेंज किया न्यू बुक से। तो ये किसके जरिए हुआ, मनी के जरिए हुआ ना, कि पहले आपने ओल्ड बुक को रिप्लेस दिया, आपको मनी मिला, फिर उस पैसा को आपने नया बुक खरीदा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एग्जाम्पल है दोस्तों। दूसरा इसका है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है दोस्तों। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि मनी का एक कॉमन वैल्यू होता है, और दोस्तों ये इकोनॉमिक कैलकुलेशन में हमें काम आता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मिल्क है, तो मिल्क का यूनिट होता है लीटर। आप कुछ खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, तो दोस्तों उसका यूनिट है kg। तो अलग अलग क्वान्टिटीज़ हैं, सबका अलग अलग यूनिट है, लेकिन मनी का एक कॉमन वैल्यू है। जैसे आप मिल्क, जैसे आप कोई अनाज, जैसे आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मनी का एक कॉमन वैल्यू है, यही समझाने का मतलब है मेजर ऑफ वैल्यू का। दोस्तों अभी तक जो पॉइंट मैंने 2 समझाया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दोस्तों मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है मनी का। मनी का 2 फंक्शन होता है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। तो दोनों ये जो पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू वाला, ये दोस्तों हमारा प्राइमरी फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है दोस्तों स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम का क्या मीनिंग है वो मैं समझाता हूँ दोस्तों। कि मनी कैन बी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। मतलब कि आप पैसा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब अभी आप पैसा को, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप अभी जो आपका सेविंग्स है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि बाद में हम इसे यूज करेंगे किसी पर्पस के लिए, तो आप उसे स्टोर ही तो कर रहे हैं। तो एक तरह से मनी को आप स्टोर करते हैं, और जब आपको नीड होती है दोस्तों, फिर आप उसे यूज करते हैं। तो मनी को हम लोग उस तरह भी यूज कर सकते हैं, फॉर स्टोरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। चौथा है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो पेमेंट रुक कर बाद में दिया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया, आपने EMI पे लिया कोई चीज़ और बाद में आप उसे पेमेंट करेंगे, तो उसे ही कहते हैं हम लोग डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ एग्रीड मेजर ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फ्यूचर रिसिप्ट और पेमेंट के लिए एक एग्रीड मेजर की तरह काम करता है। मतलब फ्यूचर पेमेंट या रिसिप्ट होगा तो मनी के टर्म में ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये 4 चीज़ आपको क्लियर हो गया। बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब दोस्तों इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, ऑप्शन ए द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, द सेविंग फंक्शन। तो दोस्तों बताइए मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो मनी का
प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों, हमने देखा है स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम नहीं होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं होगा, शिपिंग फंक्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर से देख लीजिए ऊपर के जो दो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग, पिक अप द ऑड वन। तो मनी ऐसा कुछ भी है जो कि ये परफॉर्म करता है, आपको ऑड वन पिक करना है, यानी जो गलत है वो पिक करना है। पहला है मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, चौथा है मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों हमने देखा है मनी एक वैल्यू का मेजरमेंट है, ऑप्शन ए सही है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन बी सही है। स्टोर ऑफ वैल्यू ऑप्शन सी सही है। लेकिन मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये गलत है। मनी से आप प्रॉस्पेरिटी मेजर नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि मनी के अलावा हेल्थ भी एक इशू है, हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप किसी के प्रॉस्पेरिटी को मेजर करते हैं, है ना। तो मनी कांट बी यूज फॉर मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है यार। आपको ऑड वन पिक करना था ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये तरीका हमारा रहेगा हर एक वीडियो में कि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उस पर एमसीक्यूज करवाऊंगा, ताकि देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपका बेसिक्स यहीं से क्लियर होता है। आपका यदि बेसिक्स पे मजबूती रहेगा तभी आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस सिंपल क्वेश्चन इज दैट once your basic is clear, then only you can able to do some typical question, right? So that's why we are doing some basic question. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, $25,000 प्राइस टैग ऑन अ न्यू कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी एज। तो यदि किसी नया कार पे $25,000 का प्राइस टैग है तो ये किसका एग्जाम्पल है? मनी एज टाइम डिपॉजिट, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज यूनिट ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों ये जो है हमारा, देखिए वही तो मैंने आपको बताया कि नया कार पे $25,000 का प्राइस टैग है, तो एक तरह से आप मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर रहे हैं ना, तो यू आर यूजिंग द मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू मनी व्हेन इट सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जब भी मनी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह सर्व करता है तो इनमें से क्या अप्लाई होता है दोस्तों? पहला है मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट इज एन एग्रीड मेजर फॉर स्टेटिंग गुड्स प्राइस। Money is a store of value because it is agreed measured for stating goods price. The more stable money value, the better it serves as a store of value. When money serves as a store of value, it requires a double coincidence of 1. ऑप्शन ए है 1 only, ऑप्शन बी है 2 only, 2 and 3 only, और डी है 1 and 2 only। दोस्तों समझिए, आपने जो मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू पढ़ा उसका क्या मतलब समझा आपने? तो ऑप्शन कह रहा है कि मनी जो है स्टोर ऑफ वैल्यू इसलिए है क्योंकि एग्रीड मेजर है स्टेटिंग गुड्स प्राइस को। अब देखिए दोस्तों, यही लाइन हमने यहाँ लिखा है दोस्तों। देखिए कभी कभी आपको लाइन याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही लाइन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मनी कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज्ड टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट। तो यही चीज़ तो है स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि मनी स्टोर ऑफ वैल्यू इसलिए क्योंकि एग्रीड मेजर्ड है स्टेटिंग गुड्स प्राइस को। मतलब आप किसी, उसके बाद कह रहा है दोस्तों, द मोर स्टेबल मनी वैल्यू द बेटर इट सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हेन इज मनी सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू, इट रिक्वायर्स डबल कॉन्साइडेंस ऑफ 1। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 only, क्योंकि ये एग्रीड मेजर है स्टेटिंग गुड्स के प्राइस को स्टेट करने का एक एग्रीड मेजर है, इसीलिए मनी को हम लोग कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नो मनी इज यूज एज, एक्चुअली में ये नो हटा दीजिए, नो वर्ड गलत है, नो का कोई मतलब नहीं है। मनी इज यूज एज एन एग्रीड मेजर ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज। जब भी आपको ये वर्ड देखिए ना, फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट, आप समझ जाइए यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट की बात हो रही है, क्योंकि यही चीज़ तो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समझाया है कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कि मनी को हम लोग एग्रीड मेजर ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट और पेमेंट के लिए यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। मान लीजिए कि हमारा और आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट कुछ दिन बाद दूंगा, तो एक तरह से मनी को ही तो हम लोग मीडियम की तरह यूज करेंगे। मैं आपको क्या दूंगा? तो मनी दूंगा, पैसा दूंगा, है ना। तो इसीलिए मनी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट यूज करते हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, फ्यूचर में मैं आपको पेमेंट करूंगा, वही चीज़ कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, चारों चीज़ का, चारों फंक्शन आपको मनी का। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है एक बार रिकॉल कीजिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो उम्मीद है दोस्तों पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का क्या मीनिंग है वो समझिए। मनी सप्लाई रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है, जो हमारा स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन में रहता है दोस्तों, यानी हमारे इकोनॉमी में रहता है, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है, कितना स्टॉक है मनी का अवेलेबल, उसे ही कहते हैं हम लोग मनी सप्लाई। ठीक है, और दोस्तों एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो मनी सप्लाई का डाटा है ना, ये रिकॉर्ड कौन करती है? तो आरबीआई रिकॉर्ड करती है। ठीक है, फोर्टनाइटली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस यानी 14 दिन पे, आफ्टर 14 डेज, राइट।
तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि आरबीआई जो है मनी सप्लाई के डाटा को रिकॉर्ड करती है और पब्लिश भी करती है हर एक 14 डेज पे। इसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। अब देखते क्वेश्चन को जरा देखते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक, अमाउंट ऑफ मनी विद पीपल, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। तो दोस्तों केवल बैंक पीपल से मतलब नहीं है, पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में जितना अमाउंट सर्कुलेट कर रहा है वही होता है हमारा मनी सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों आपको? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई रिकॉर्ड एंड पब्लिश मनी सप्लाई डाटा ऑन व्हाट बेसिस। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो मनी सप्लाई का डाटा है कि हमारे इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेट कर रहा है, इसका डाटा आरबीआई पब्लिश करती है और आरबीआई इसका रिकॉर्ड भी रखती है। और इसका पब्लिश जो करती है दोस्तों वो फोर्टनाइटली बेसिस पे करती है, यानी एवरी 14 डेज पे करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों एक कंसेप्ट पे आते हैं। दोस्तों अगला कंसेप्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब समझिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मनी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मनी सप्लाई है ना वो आपके प्राइस लेवल को, एक्सचेंज रेट को, बिजनेस साइकिल को, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल के बारे में, सभी को इफेक्ट करती है। और दोस्तों ये जीडीपी ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है। तो दोस्तों एक टर्म है नॉमिनल जीडीपी, इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। एक होता है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी और एक होता है हमारा रियल जीडीपी। ठीक है, तो हम लोग वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म, नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। एंड जीडीपी क्या होता है ये भी समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको समझा दूँ दोस्तों, जितना भी गुड्स एंड सर्विस हैं हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं डोमेस्टिकली, उसके वैल्यू को, ठीक है, आप लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक चीज़ आपको नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल आप एक वर्ड याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे सवाल आता है। इसमें हम लोग नॉमिनल जीडीपी को नोमिनेटर में लिखते हैं और मनी सप्लाई को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कि मनी सप्लाई कौन सा सप्लाई है, तो जो आरबीआई कैलकुलेट करती है ना मनी सप्लाई, वही सप्लाई है दोस्तों। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी आपको दिया रहेगा, मनी सप्लाई दिया रहेगा, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको वेलोसिटी ऑफ मनी निकल जाएगा। अब ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या बताता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड इन द कोर्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी। समझिए बात को, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना बार एक सर्टेन यूनिट मनी का, मान लीजिए कि 100 रुपया हो गया, मनी का एक यूनिट हो गया, तो कितना बार वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, यानी हैंड को चेंज कर रहा है एक साल में, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे ही कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी। यही मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी का, कि वेलोसिटी ऑफ मनी का एक डेफिनेशन तो मैंने आपको दिया कि एक रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय आपका मनी सप्लाई का। लेकिन एक और डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि ये तो एक डेफिनेशन हो गया, एक और डेफिनेशन ध्यान क्या रखना है आपको कि मनी जो है कितना एक यूनिट ऑफ मनी कितना हैंड चेंज कर रहा है एक साल में, इसे ही हम लोग कहते हैं दोस्तों वेलोसिटी ऑफ मनी। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ रेशियो बिटवीन, ऑप्शन को जरा देखिए, जीएनपी एंड मनी सप्लाई, जीडीपी एंड जीएनपी, और जीडीपी एंड मनी सप्लाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी ऑफ मनी जब भी हम लोग निकालते हैं तो जीडीपी को हम लोग नॉमिनेटर में लिखते हैं और मनी सप्लाई को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड, तो हमने बताया है आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ मनी होगा। आगे देखते हैं, पब्लिक वांट वे ऑफ मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी परफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन देन बिफोर। मतलब कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, वो चाह रहा है कि एक उसके पास जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी का डिमांड बढ़ गया है, मनी का वेलोसिटी बढ़ गया है, मनी का इनकम प्राइस बढ़ गया है, इनकम या प्राइस बढ़ गया है दोस्तों। या ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि द सप्लाई ऑफ मनी हैव राइज। क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन को। ये पब्लिक वांट वे ऑफ मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी परफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन देन बिफोर। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ मनी है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि 3-4 आदमी हैं, वो एक को दिया, वो दूसरे को दिया, फिर वो तीसरे को दिया, ऐसे करके फिर से वापस वो साइकिल कंटिन्यू रख रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है दोस्तों, क्या सप्लाई बढ़ गया, क्या मनी का, क्या डिमांड बढ़ गया, क्या इनकम या प्राइस बढ़ गया, क्या बढ़ा, तो दोस्तों इसमें वेलोसिटी बढ़ा। देखिए 4 आदमी हैं, वो एक आदमी दूसरे को पैसा दिया, दूसरा तीसरे को पैसा दिया, चौथा तीसरे को, मतलब ऐसे करके आपस में पैसा सर्कुलेट कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ा है, ना इनकम बढ़ा है, ना प्राइस बढ़ा है, ना डिमांड बढ़ा है, ना सप्लाई बढ़ा है। क्या बढ़ा है, तो वेलोसिटी बढ़ा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वेलोसिटी का मीनिंग तो शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी इज $9 मिलियन। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक किसी सर्टेन इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में मनी का जो क्वांटिटी है वो है $9 मिलियन और वेलोसिटी सर्कुलेशन है 3, तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा। तो दोस्तों आपको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का फॉर्मूला पता है, नॉमिनल जीडीपी को न्यूमरेटर में और क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी को डिनोमिनेटर में, यही होता है ना।
बताइए, यही होता है ना दोस्तों, जीडीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी, ठीक है। तो यानी मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी मतलब मनी सप्लाई। तो दोस्तों आपको मनी सप्लाई $9 मिलियन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन 3 दे रखा है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा 9 × 3 यानी $27 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बेसिक कंसेप्ट है, आपको रेशियो पता है ना कि नंबरेटर में आपका नॉमिनल जीडीपी है, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को जो आपके मनी सप्लाई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी $27 मिलियन हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को आप कैसे मेजर करेंगे। दोस्तों इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये डायग्राम को जरा देखिए, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है दोस्तों, इसे जल्दी समझ में आ जाएगा कंसेप्ट आपको। देखिए दोस्तों, सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे करेंसी विद जनता है और यहाँ पे दोस्तों डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जनता के पास जो पैसा है वो, और डिमांड डिपॉजिट यानी बैंक में जो आपने पैसा डिमांड डिपॉजिट रखा है। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आएगा दोस्तों बताइए, आपका सेविंग अकाउंट का पैसा, आपके करंट अकाउंट का पैसा है ना, ये सब हमारा डिमांड, जब हम डिमांड करेंगे मुझे मिल जाएगा, यही होता है डिमांड डिपॉजिट का मतलब, ठीक है। तो करेंसी विद जनता प्लस ये डिमांड डिपॉजिट, इसे कहते हैं M1 यानी नैरो मनी। देखिए लिखा हुआ है ना M1 का मतलब होता है दोस्तों नैरो मनी होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इसी में M1 में यदि आप पोस्ट ऑफिस में केवल सेविंग वाला पार्ट जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका M2, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का सेविंग वाला पार्ट यदि आप जोड़ देंगे, ओनली सेविंग वाला पार्ट, तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका M2 बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब आ जाइए इधर, यदि आप इसी करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट जोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट में क्या क्या आता है दोस्तों, मतलब वैसा पैसा जिसका सर्टेन टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने FD करा रखा है, आपने RD करा रखा है बैंक में, तो ये सब हमारा टाइम डिपॉजिट हो गया। तो आपको क्या करना है, करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट तीनों को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा ब्रॉड मनी यानी कि M3 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस M3 में ध्यान दीजिएगा, M3 में पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट जोड़िएगा, टोटल यानी कि सेविंग हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या और भी कोई भी तरह का डिपॉजिट हो, सब का सब डिपॉजिट जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा M4, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ समझ में आया, M1 M2 M3 M4 में क्या आता है, मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। M1 को हम लोग नैरो मनी कहते हैं, M1 के अंदर करेंसी विद जनता प्लस पब्लिक, बोलिए जनता बोलिए जो बोलिए, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है। M2 में क्या कीजिएगा, M2 में M1 प्लस आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट है वो आता है। M3 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, करेंसी विद जनता प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट निकालिएगा, और M3 को हम लोग ब्रॉड मनी भी कहते हैं। और M4 निकालने के लिए M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट ले लीजिए। अब दोस्तों यदि लिक्विडिटी के टर्म में कंपैरिजन करें कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसके पास है, लिक्विडिटी समझते हैं ना दोस्तों, जिसको आप तुरंत से तुरंत कैश में बदल सकें, वही होता है हमारा लिक्विडिटी। आप जरा खुद से बताइए ना, किसको आप सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है M1 होगा। क्यों, क्योंकि M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट है, जब हम चाहें तो हम डिमांड कर सकते हैं बैंक से, है कि नहीं। आप जब चाहें तब आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि लाओ मुझे पैसा दो, तो पैसा बैंक को देना पड़ेगा, तो ये तुरंत आप लिक्विड में बदल सकते हैं ना, तुरंत आप कैश में बदल सकते हैं, इसलिए M1 की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों M2 में केवल देखिए, केवल सेविंग वाला डिपॉजिट ही पोस्ट ऑफिस का ऐड हो रहा है, केवल सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट नहीं ऐड हो रहा है। मतलब आपने यदि कोई पोस्ट ऑफिस में जाके कोई टर्म डिपॉजिट करा रखा है, कोई FD करा रखा है, तो वो वाला नहीं, केवल सेविंग वाला। तो दोस्तों सेविंग वाला भी तो एक तरह का लिक्विड ही तो है कि आप जब चाहिएगा पोस्ट ऑफिस जाइएगा आपको पैसा मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए M2 उसके बाद उस लिक्विडिटी के टर्म में M2 M1 के बाद आता है। और जो करेंसी पब्लिक के पास जो पैसा है दोस्तों वो तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि उसको जब चाहे कुछ खरीद सकता है दोस्तों। M2 समझ में आ गया। अब दोस्तों M3 में आता है दोस्तों टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट में मतलब आप बैंक में जो आपने FD RD करा रखा है वो हमारा टाइम डिपॉजिट होगा, तो M3 आ जाएगा। लास्ट में आता है दोस्तों M4। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको याद रखना कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप इस लिक्विडिटी के टर्म में समझिए ना, सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा पैसा है जिसको आप तुरंत कैश में बदल सकते हैं, यानी जनता के पास जो पैसा होगा और जो डिमांड डिपॉजिट होगा उसमें आपने क्या किया, उस पर पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट ऐड कर दिया तो आप बन गया M2। उसमें आपने क्या किया, M1 और M1 में आपने क्या किया कि टाइम डिपॉजिट को ऐड कर दिया तो आप बन गया M3। और M3 में आपने क्या किया, पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट ऐड कर लिया तो आपका बन गया M4। बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, यही चीज़ है। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों नैरो मनी का M1 की यदि बात करें तो नैरो मनी का फॉर्मूला देखिए क्या है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अब देखिए मान लीजिए कुछ डिपॉजिट RBI के पास है तो उसे भी हम लोग नैरो मनी यानी M1 में लेते हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यदि हम लोग M2 की बात करें तो M2 में दोस्तों M1 तो आएगा प्लस सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी आएगा, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है उसका जो सेविंग डिपॉजिट है वो भी आता है हमारा M2 के कैलकुलेशन में, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। उसके बाद दोस्तों यदि M3 की बात करें हम लोग तो M3 में मैंने आपको बताया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम आता है।
और दोस्तों M4 की यदि हम बात करें तो M4 में क्या आता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग, हाँ ये ध्यान रखिएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पॉइंट लिखा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ, ये करेंसी विद पब्लिक का क्या मतलब है, जनता के पास जो पैसा है उसको क्या मतलब है। दोस्तों देखिए, करेंसी विद पब्लिक का कभी कभी कैलकुलेशन आपको देगा ना क्वेश्चन में, तो आप क्या कीजिएगा कि जो हमारा इकोनॉमी में सर्कुलेशन है यानी मनी सप्लाई है, उसमें से आप क्या कीजिए, बैंक के पास जो कैश है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको करेंसी विद पब्लिक मिल जाएगा। कभी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, अभी मैं आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व, तो आप देखिएगा वहाँ पे ना कि करेंसी विद आपको बैंक दे देगा, कैश विद बैंक दे देगा और टोटल करेंसी दे देगा, तो आपको दोनों को माइनस करके करेंसी विद पब्लिक निकालना है। दोस्तों यदि डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात करें, इससे सवाल आया था दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट से सवाल पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल क्या इसी साल आपका जो अभी जून में परीक्षा हुआ है, जून जुलाई में परीक्षा हुआ है, उससे डिमांड डिपॉजिट सवाल आया था। ध्यान से सुनिए पॉइंट को, पूछा था कि इनमें से कौन सा डिमांड डिपॉजिट है, इसको ध्यान से सुनिए। डिमांड डिपॉजिट के अंदर हर एक वो लायबिलिटी आता है जिसको आपको डिमांड पे करना है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनिए, करंट डिपॉजिट आएगा, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट आएगा, एलसी के अगेंस्ट जो मार्जिन आपने हेल्ड किया, ये यही पूछा था, यही सब पूछा था दोस्तों। ये तो सबको पता है कि करंट डिपॉजिट आता है, सेविंग बैंक का डिपॉजिट आता है, लेकिन ये लोगों को कम पता है कि एलसी या गारंटी में जो मार्जिन हेल्ड होता है दोस्तों, वो भी डिमांड डिपॉजिट में आता है, ठीक है। जब आप डिमांड करेंगे आपको मिलेगा मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी। फिर दोस्तों एक ये पॉइंट ध्यान रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों आप ये बताइए कि फिक्स डिपॉजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल आपने एफडी करा रखा है बैंक में, अब वो ओवर ड्यू हो गया दोस्तों। ओवर ड्यू मतलब कि आपने मान लीजिए 5 साल का एफडी कराया था, अब 5 साल पूरा हो चुका है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट। अब दोस्तों उस बैलेंस को तो आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो वो टर्म डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। जब तक वो एफडी है तब तक तो वो टर्म डिपॉजिट है, लेकिन वो ओवर ड्यू जैसे ही हो जाएगा तो वो डिमांड डिपॉजिट में आ जाएगा। दोस्तों बहुत लोगों ने ये गलती किया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओवर ड्यू डिमांड डिपॉजिट जब भी आपको दिखे तो आप उसे ओवर ड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट जब भी आपको दिखे तो आप उसे डिमांड डिपॉजिट के कैटेगरी में डालेंगे। ये सोचिएगा नहीं कि अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट है तो ये तो हमारा टर्म डिपॉजिट में आएगा, बिल्कुल नहीं। फिक्स डिपॉजिट है लेकिन ओवर ड्यू हो चुका है, इसीलिए हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आगे भी काम आएगा आपको ये, ठीक है। दोस्तों कैश सर्टिफिकेट और कुमुलेटिव या रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, तो ये सब रेकरिंग डिपॉजिट को भी हम लोग डिमांड में ही डालते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, पहला करंट डिपॉजिट, दूसरा सेविंग बैंक का डिमांड लायबिलिटी, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट एलसी और गारंटी, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट एंड कुमुलेटिव रेकरिंग डिपॉजिट। अब दोस्तों टाइम डिपॉजिट में आते हैं। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, जो कि पेबल होता है, डिमांड पे नहीं, उसका अपना एक टाइम होता है। तो इसमें एफडी आएगा, कैश सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों कुमुलेटिव एंड रेकरिंग डिपॉजिट आएगा। दोस्तों ये कुमुलेटिव और रेकरिंग डिपॉजिट शायद आपका गलती से मैंने शायद इसमें डाल दिया, अच्छा दोनों में है, आप बुक में देखिएगा ना तो दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि आपका डिमांड में दिया हुआ है, टाइम में, दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है, मतलब सेविंग बैंक का वो पोर्शन जो कि टाइम लायबिलिटी है, तो इसमें मतलब टाइम का कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो वो टाइम डिपॉजिट में आता है, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी रखना है कि डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, टाइम डिपॉजिट में क्या आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, M1 में क्या है, M1 में करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद ऑल बैंक है, अदर डिपॉजिट विद RBI है। M2 में क्या है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि अपना सेविंग अकाउंट देता है, रेकरिंग अकाउंट देता है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट देता है, तो हम लोग केवल सेविंग को लेंगे इसमें। M3 ब्रॉड मनी होता है, इसको मनी एग्रीगेट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। M3 का दूसरा नाम है मनी एग्रीगेट। तो M3 इजिकल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और उसके बाद M3 इजिकल टू M1 प्लस टाइम। दोस्तों कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं ना, M3 को M2 प्लस टाइम डाल देते हैं, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये गलती बार बार होता है, ठीक है। हर बार में M3 को M2 प्लस टाइम दे देते हैं, ये गलती हुआ है इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ दोस्तों, आप ये गलती नहीं करें। M3 को वो डायग्राम याद रखिए, जो डायग्राम मैंने आपको दिमाग में बैठाया है ना उसको बस ध्यान रखिए, ठीक है। तो M3 इजिकल टू M1 प्लस टाइम होता है, और M4 इजिकल टू M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होता है, बस इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे एक न्यूमेरिकल आपको रहेगा तो आप ऐसे देखिए इसको, करेंसी विद पब्लिक दिया रहेगा तो इसके अंदर क्या क्या आएगा दोस्तों वो देखिए, नोट इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ रूपी क्वाइन, सर्कुलेशन ऑफ ए स्मॉल क्वाइन, ये सबको जोड़ दीजिए, और दोस्तों कैश ऑन हैंड विद बैंक इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको करेंसी विद पब्लिक मिल जाएगा, ये क्लियर है। अच्छा उसके बाद दोस्तों आपको डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए करेंसी विद पब्लिक जब निकालना रहेगा ना तो नोट इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ रूपी क्वाइन, सर्कुलेशन ऑफ ए स्मॉल क्वाइन और कैश ऑन हैंड विद बैंक, ये 4 चीज़ आपको दिया रहेगा। आपको क्या करना है, 1.1, 1.2, 1.3 को जोड़ दीजिए और 1.4 को माइनस
माइनस कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ ये कैलकुलेशन कैसे करना है, इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पर केस स्टडी आएगा और केस स्टडी में ये सब चीज़ दिया रहेगा, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, करेंसी विद पब्लिक आप कैसे निकालेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। 1.1, 1.2, 1.3 को जोड़कर 1.4 से माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा करेंसी विद पब्लिक। चलिए ठीक है। अब दोस्तों आपको करेंसी पब्लिक आपने निकाल लिया, अब निकालना है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। कैसे निकालिएगा, उसका भी दो पार्ट है। पहला है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा डिमांड डिपॉजिट, ये डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक का डिपॉजिट मनी। अब दोस्तों M1 जो होता है वो होता है 1+2, यानी करेंसी विद पब्लिक प्लस हमारा डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, बताया ना मैंने आपको। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा M1। अब दोस्तों क्या कीजिए, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक डिपॉजिट है उसको ले लीजिए, ठीक है, तो 3+4 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा M2, ठीक है। अब दोस्तों टाइम डिपॉजिट विद बैंक है, M3 निकालने के लिए 3+6 करना पड़ेगा क्योंकि M1 में जोड़ते हैं हम लोग, तो M3 मिल जाएगा। और टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट 8 नंबर पे है, M4 निकालने के लिए दोस्तों M3 में 8 जोड़ना पड़ेगा तो आपका M4 निकल जाएगा। इस चार्ट को याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको केस स्टडी सॉल्व करने में काम आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर मनी सप्लाई कंसेप्ट द टर्म नैरो मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नैरो मनी का रहा है ना, आपको पता होगा, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिपॉजिट बाय आरबीआई, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट बाय आरबीआई, करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट, करेंसी विद पब्लिक बैंक डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस तो आएगा नहीं नैरो मनी में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक और बैंक डिमांड डिपॉजिट आएगा, लेकिन अदर डिपॉजिट भी आरबीआई भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अंडर मनी सप्लाई कंसेप्ट द टर्म ब्रॉड मनी इंक्लूड, तो ये क्वेश्चन मैंने नैरो मनी पे भी आपको बताया, आप ये क्वेश्चन ब्रॉड मनी पे कीजिए। ब्रॉड मनी में क्या क्या आता है दोस्तों, ब्रॉड मनी में आता है करेंसी पब्लिक प्लस डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस दोस्तों आपका M3 है ना, तो उसमें टाइम डिपॉजिट भी जुड़ जाता है। तो टाइम डिपॉजिट देखिए किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। द इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर मॉनिटर्ड बाय आरबीआई, तो आरबीआई जो सबसे इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर को मॉनिटर करती है उसका क्या नाम है, M1, M2, M3, M4, तो दोस्तों उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी M3, ठीक है। तो M3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर विच इज़ मॉनिटर्ड बाय आरबीआई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देखिए एक क्वेश्चन है कि आपका जो मनी सप्लाई का मेजर है उसमें बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई आता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम आता है, टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम आता है, करेंसी विद पब्लिक आता है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आता है, M0, M1, M2, M3, लायबिलिटी को, ये सब आपको पता है। अब क्वेश्चन को देखिए, अगेंस्ट लेटर, हाँ बताइए, आपको क्वेश्चन है कि द लायबिलिटी सच एज करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, बैलेंस इन ओवर ड्यू डिपॉजिट, किसको इनिशियली में इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों ये सब देख के आपको क्या लग रहा है, ये सब देख के आपको डिमांड डिपॉजिट नहीं लग रहा है। और दोस्तों डिमांड डिपॉजिट किसका पार्ट होता है, M1 का पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक आर इंक्लूडेड इन, तो डिमांड डिपॉजिट कहाँ इंक्लूडेड है, M1 में तो है, M2 में है क्या, तो M2 में भी है, बिल्कुल है। M3 में है क्या, M3 में भी है, तो सब में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो डायग्राम यदि दिमाग में है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि M1, M2, M3 है क्या। डायग्राम मैंने समझा दिया दोस्तों। पूछा है कि डिमांड डिपॉजिट किस में इंक्लूडेड है, M1 में तो साफ साफ है, M2 में भी है और M3 में भी है। नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट किस में इंक्लूडेड है, M1, M2, M3 में, बताइए। तो टर्म डिपॉजिट दोस्तों M1 में है क्या, बिल्कुल नहीं है, M1 में कैसे आ जाएगा टर्म डिपॉजिट। M2 में है क्या, M2 में भी नहीं है। M3 में है क्या, हाँ बिल्कुल M3 में है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी ओनली 2, यानी 2 में इंक्लूडेड है, ठीक है। एक्चुअली मैं ये M2, एक मिनट रुकिए, इसका आंसर सर टर्म डिपॉजिट का रहा है ना, तो टर्म डिपॉजिट तो आपका M3 में है ना केवल। एक्चुअली में इसका आंसर गलत है, ओनली M3 होगा, ठीक है, ओनली M3 होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल लायबिलिटी विच आर पेबल ऑन डिमांड एंड देट इंक्लूड। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, बताइए। तो डिमांड डिपॉजिट में देखिएगा सभी आता है, आप जब सब देखिए ना, यही सब बताया आपको मैंने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कैलकुलेट, आप देखिए M3 निकालने का है, पब्लिक विद करेंसी में दिया हुआ है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दिया हुआ है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई दिया हुआ है, सेविंग डिपॉजिट दिया हुआ है, टाइम डिपॉजिट दिया हुआ है, तो आपको NSC दिया हुआ है। तो M1 निकालिए पहले, फिर M2 निकालिए, M3 निकालिए। दोस्तों इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, और दोस्तों आप लोगों को मैंने ड्राइव में आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, तो इसको एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। M3 निकालना है ना, तो M3 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। तो पहले M1 निकाल लीजिए, M1 के लिए पब्लिक का करेंसी लीजिए, डिमांड डिपॉजिट बैंक सिस्टम लीजिए, अदर डिपॉजिट आरबीआई लीजिए, तीनों को जोड़िए तो M1 मिल जाएगा, ठीक है। M1 में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, M1 में टाइम डिपॉजिट जोड़ दीजिए तो 7 लाख आपका M3 आ जाएगा। फिर पूछेगा M4 बताइए, तो M4 के लिए आपको पहले M3 निकाल लिया आपने, तो M3 में दोस्तों आप क्या करेंगे,
ऑल डिपॉजिट पोस्ट रेमिटेंस, तो ये सब आप जोड़ेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट पार्ट ऑफ, यही मैंने समझाया था आपको कि जो ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट होता है ना वो हमारा डिमांड डिपॉजिट का टाइप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, तो ये उम्मीद है पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का। जैसे मैंने आपको मनी सप्लाई के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। इतना पॉइंट आप यदि समझ गए हैं तो आपको इसको रिवाइज करना है, दैट्स ऑल। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अपने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।